30 सालों में ये सब इतने बड़े हमने काम किए, लेकिन कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने हमारे साथ धोखा किया, स्वामी रामदेव ने हमारा बुरा किया या हमें बीच अधर में छोड़ दिया। आज हम लोग एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बाकी काम तो चलते ही रहेंगे। खाद्य तेलों में देश आत्मनिर्भर बनता है तो करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए इस देश की करेंसी बचती है। 1.5 से 2 लाख करोड़, 1.5-2 लाख करोड़ कितना होता पता है? पश्चिम बंगाल का बजट भी नहीं होता इतना। पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट करीब 10 लाख करोड़ रुपए होता है। आप समझो, करीब जो है हमारी जो है फॉरेन करेंसी मतलब आज इतनी स्ट्रांग हो गई है, अपना देश का मुद्रा बाहर जा रहा है, डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? पूरे देश में जो बड़ी घटनाएं चल रही हैं, हमारा खाली हम गैस, डीजल, पेट्रोल और एडिबल ऑयल, माने ऑयल और एडिबल ऑयल, इन दो चीजों को ही हम अपने कंट्रोल में ले आए तो हमारे जैसा तो कोई ताकतवर देश ही नहीं। अपना पैसा तो पानी की तरह बह रहा है ऐसे। और इसमें तेल के क्षेत्र में जो 3 बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, पाम में देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नहीं तो इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के जो पाम उत्पादक देश हैं वो दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। अभी जो भी कारण उसका बताया जा रहा है, लेकिन इतिहास में आज तक के पाम ऑयल की हिस्ट्री के अंदर इतना हाई लेवल पर कभी पाम नहीं गया था। अब इसके अंदर लोग अलग अलग तरह की कहानियां घड़ रहे हैं, लेकिन भाई अभी अपने पास में करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन है। इसको सीधा 10 गुना कर दो। कितना? 10 गुना। और 10 गुना करने में ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना? 5 साल। 5 सालों में इंडोनेशिया और मलेशिया की ऐसी तैसी कर सकते हैं हम, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने देश में एक स्टेबल भाव रहेगा। और देखो, किसी भी तेल को प्रयोग करने का तरीका, उसका प्रोसेस करने का तरीका, उसके अंदर जो है गलतफहमियां हैं। लोगों ने अलग अलग चीजों के अंदर, अब बताओ, सरसों के तेल में आज से 30 साल पहले ड्रॉपसी का डर बैठाया था कि नहीं? और यह डर बैठा दिया कि सरसों का तेल खाएंगे तो ड्रॉपसी हो जाएगा। ऐसे नारियल के तेल के बारे में भी गलतफहमियां फैलाई गई पिछले 10 साल 15 साल पहले ही कि नारियल का तेल खाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अलग अलग तेलों के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई। ऐसे ही पाम ऑयल के बारे में भी कई तरह की गलतफहमियां हैं। देखो, जो वनस्पति घी जिसको बोला जाता है उसको तो क्रिटिसिज्म होगा क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये सबको पता है। फिर भी कुछ तो इंडस्ट्रियां हैं जहां उसकी जरूरत है और कुछ गरीब लोगों की मजबूरी है। अब आपको लड्डू बनाना है तो लड्डू भैया तो अच्छा जो लड्डू बनेगा या तो देसी घी में बनेगा, और फिर वो लड्डू जो है उसमें या तो फिर वो वनस्पति में बनेगा। वनस्पति में बनेगा तो उसके अंदर तेल को जो है हाइड्रोजन के थ्रू उसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, और जब उस प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पावर है, उसका जो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है, वो उसका पूरा केमिस्ट्री है, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो ये चीज अलग है। नेचुरल जो ऑयल है, यदि पाम ऑयल के भी दो शेप है। एक वर्जिन क्वालिटी का वर्जिन पाम ऑयल। वर्जिन पाम ऑयल तो जो लोग महंगा महंगा 1,000 रुपए लीटर का वो खाते हैं ना, कौन सा ऑलिव ऑयल, 1,000, उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी है। और अमेरिका में तो 5-5 हजार रुपए लीटर ये बिकता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब इस सबको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, क्योंकि मैं पूरा पाम प्लांटेशन विजिट करके आया हूं काकीनाडा के अंदर, ईस्ट गोदावरी के अंदर। और आपको एक गौरव होना चाहिए कि देश में सबसे बड़ा जो पाम प्लांटेशन है वो भी रुचि के पास में है। और अभी हमने कह दिया, ऑर्डर दे दिया है, और वहां हमारे मल्लेशम जी और पूरी टीम लग गई है। आने वाले 5 वर्षों में देश आत्मनिर्भर बने या ना बने, रुचि सोया आत्मनिर्भर हो जाएगा पाम के क्षेत्र में।
उस तरह की तैयारी हम अपने कर रहे हैं। देखो हम तो कई मोर्चों पर काम करते हैं, और काम करते हैं तो फिर पूरे जुनून के साथ करते हैं, पागलपन के साथ करते हैं। पाम में करीब 17% जो तेल होता है उसके ऊपर के छिलके के आजू बाजू में होता है, करीब आधा 1-1.5 सेंटीमीटर तक ऊपर। फिर उसके अंदर जो है उसको कर्नल बोलते हैं, जो खोपरे की गिरी की तरह होता है। वो यद्यपि वो 10% होता है, और ऊपर और नीचे फिर इसमें प्रोटीन अलग होता है जो पशु आहार में यूज होता है। उसके अंदर फिर 2% ऑयल होता है। वो जो कर्नल ऑयल जिसको बोलते हैं वो तो इतना जबरदस्त होता है, उतना जैसा तो किसी में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो पाम को प्रोसेस कैसे करते हैं और उसके बाद उसको यूज कैसे करते हैं। अब एक पाम को आप जो है 10 बार पका करके, और उसके अंदर जो आप बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको ट्रांस फैट कहते हैं, अब एक तेल को आप 10 बार पकाओ और उसी को कढ़ाई में रखे रहो। तेल हो, घी, गाय का घी हो, भैंस का घी हो, खुद अमृत भी हो, उसको बार बार पकाओगे तो उसके अंदर फिर ट्रांस फैट पैदा हो जाता है। वो तो हेल्थ के लिए हानिकारक होगा ही। तौर तरीकों में फर्क है। तो खाने में यद्यपि आजकल जो जितने भी मॉडर्न रिसर्च हुए हैं उसमें सबसे अच्छा मानते हैं नेचुरल फैट। आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा क्या मानते हैं, बोलो, नेचुरल फैट। अब आगे शुरू हो जाते हैं फिर ऑयल में नेचुरल ऑयल, जो बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तेल निकाला जाता है उसको वर्जिन कहते हैं। उसमें भी कोई स्पेशल प्रोसेस कर दिया जाए तो उसको एक्स्ट्रा वर्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन। अब नाम बड़े बड़े होते हैं तो सब मार्केटिंग का धंधा है, बाकी तो भाई नेचुरल चीजें नेचुरल होती हैं। तो नेचुरल ऑयल जो है वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद कुछ तेल ऐसे होते हैं जो रिफाइंड के प्रोसेस के बिना निकल ही नहीं सकते, जिसमें भी तेल 8%, 10% या उससे कम होगा, और वो उसके अंदर इस तरह से घुला मिला होता है कि उसको आप तोड़ करके या पेल करके कुछ रगड़ करके उसका तेल नहीं निकाल सकते। तो फिर उसको जो है रिफाइन का जिसको एक्सट्रैक्शन और ये सब प्रोसेस होता है उसके अंदर उसको जाना पड़ता है। अब उसके अंदर नेचुरल फैट, नेचुरल ऑयल तीसरी कैटेगरी आती है। फिर रिफाइंड भी करना पड़ा तो फिजिकल रिफाइंड ऑयल, और चौथा आता है फिर नॉन फिजिकल वाला जिसमें केमिकल का पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है, तो केमिकल रिफाइंड ऑयल। अब ये 4 श्रेणियां तो हैं, और ये सब पता भी अब लोगों को धीरे धीरे लग रहा है, लेकिन जिसका जैसा जेब अलाउ करता है वैसा आदमी खा रहे। तो खैर बात मेरे कहने का इतना सा है कि पाम, फिर सोया और तीसरा सन, ये तीनों मिलाकर के करीब हम 1.5 लाख करोड़ का खरीदते हैं। सोया को तो करीब 2-2.5 गुना करने की जरूरत है। सन में क्योंकि एक बार आज से करीब 20 साल पहले मैंने देखा काफी खेतों के अंदर लोगों ने एक बार सोया लगाया, प्लांट भी उसके लगे, लेकिन उसके बाद उसमें काफी प्लांट बंद हो गए और काफी नीचे आ गए वो कार्यक्रम। अब उसके बारे में भी हम एक बार पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये 3 तेल हम सब 95% इंपोर्ट इन्हीं तीनों तेलों का करते हैं, पाम, सोया एंड सन। यदि तीनों में हमने कर लिया तो करीब 1.5 लाख करोड़ की देश की बचत कर सकते हैं। और तेल की इंडस्ट्री में करीब 4 से 5 लाख करोड़ की तेल और घी की इंडस्ट्री है। इसमें हम अपने देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो बाकी कौन क्या करेगा, हम सरकारों से भी इस बारे में सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे और करवाएंगे भी। भाई सब सरकारों को भी तो अपने किसानों का भला करना है। मोदी जी कहते हैं मुझे किसान की आय 2-3 गुनी करनी है, और सारे सीएम कहते हैं कि हम तो किसानों के पैरोकार हैं, हम मजदूरों के पैरोकार हैं, हम गरीबों के पैरोकार हैं। तो भैया इस देश में करीब करीब 90% जो सीएम हैं और देश के जो पीएम हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें हमारी इतनी तो पकड़ है कि जो देश के लिए जो हितकारी चीज है उसको हम करवा सकते हैं। ये आज हमारी ताकत है, तो करवाएंगे चीजों को। तो इसको बहुत बड़े रूप में आगे लेकर के चलना है। तो पहली बात तो छोटा नहीं सोचना। आधी समस्या का समाधान तो नॉर्थ ईस्ट की हो गया, जो नेपाल से और बांग्लादेश से जो पाम ऑयल आ रहा था वो तो आपका ठंडा हो गया है। लेकिन अब कहीं थोड़ा थोड़ा दूसरा बचा है, उसके लिए मैंने मीटिंग के लिए पीयूष गोयल जी को बोला है, और हमारी कोशिश होगी कि जो रही सही बीमारी है उसका भी रोग काट देंगे, उसका भी इलाज कर देंगे।
ये हमारे पवित्रा जी और पटनायक जी दोनों ही जब हरिद्वार गए तो बोले स्वामी जी हमारा एक समस्या बहुत खतरनाक हो रहा है, वो बीमारी लाइलाज हो रहा है, उसका इलाज करो। तो पटनायक और पवित्रा जी का करीब 70% तो आपका प्रॉब्लम का सोल्व कर दिया है और 30% का और कर देंगे, है ना। अब बची बात कंपटीशन की। तो भाई इसमें कई तरह के हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। कंपटीशन में अब रिफाइन वाला काम तो हो ही गया है, बाकी इकोनॉमिक वायबिलिटी का जहां तक प्रश्न है तो हमारे सभी प्लांट्स के हेड्स को भी हमने इस मीटिंग्स में बुला रखा है। हमारे एक बार पहले तो यहाँ भी हमारा हल्दिया में सबसे बड़ा प्लांट है एक, फिर दूसरा उसके बारे में भी पूरा अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी पॉलिसियों में जो है एक सकारात्मक परिवर्तन आया उसके बाद आगे और बढ़ाने की इसमें कोशिश करेंगे। अब तो क्योंकि इंपोर्टेड पाम ऑयल बैन होने से तुम्हारा प्लांट अब 24 घंटा चलाने के लिए तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, और अब 3 तरह का तुमको प्रेशर आएगा। एक तो अभी पहले तो लूज नहीं बेचते थे, अब लूज भी बेचेंगे। जैसे ये कमाते हैं ना अठन्नी चवन्नी, ये जैसे अठन्नी चवन्नी कमा करके और मंदी तेजी खेलते हैं, तो हम लोग देखो मंदी तो हम खेल नहीं सकते। आप कहोगे जी फिर ये मतलब सारा का मामला हमारे ऊपर है। देखो इंस्टीट्यूशन मंदी इसलिए नहीं खेल सकता कि हम लोगों ने अभी इस कंपनी को खड़ा करने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, कोई छोटी घटना नहीं है। ये ऐसे ही टेक ओवर नहीं हो गया, इसके लिए भी ताली बजाओ तुम लोग। तो भैया अभी थोड़े दिन सपोर्ट करो। आप अभी जब इतना कर दिया, अब तो हाथी निकल गया, छोटी सी पूंछ बाकी रही है, तो अब तो सारा ही काम हुआ है। लेकिन हम लोग कोई बड़ा मार्जिन वाला तो काम ही नहीं है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हम लोग अभी आपको टैंकर भी देंगे, लूज भी देंगे, आपको बल्क में मिल ही रहा है, पहले बल्क वाला काम भी रहेगा, क्योंकि तेल का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि इसके अंदर जो है बल्क सेल रहती है, इसके अंदर जो है ट्रेडिंग होती है। यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है 200 करोड़ का 250 करोड़ का काम करते हैं, कोई छोटा काम तो नहीं होता है। लेकिन अभी आपको ये 200 की बजाय 250 की बजाय 500 करोड़ करने तक की अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे। जो बड़े वाले हैं, जो 10-20 करोड़ कर रहे हैं, उनको 20-25 करोड़ करने की भी अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन थोड़े हिसाब किताब से, बेहिसाब से मत चलना भैया। ये आजादी का मतलब ये नहीं होता तुम भाई गांधी वाली आजादी मानो तो ठीक है। वो जैसे नारे लग रहे थे ना 2-4 दिन पहले, आजादी भाई आजादी, गांधी वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, फिर बीच में को बोल पड़ा जिन्ना वाली आजादी। तो ये जिन्ना वाली आजादी मत लेना, आजादी पूरी मींस फिलोसफी के तौर पर, प्रिंसिपल्स के तौर पर आजादी आपको है, लेकिन वो गांधी वाली आजादी है, वो जिन्ना वाली आजादी मत मांगना। कुछ लोग पीड़ित हैं इस रोग से भी। पहले तो बात यह है कि पतंजलि और रुचि सोया दोनों ही 100% स्वदेशी कंपनी है और आगे भी रहेंगी। दूसरी बात, जो पहले आपकी कोई भी पॉलिसी थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। इतना ही हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग के बजाय रिटेलिंग पर ज्यादा फोकस करो, तो हम एक लंबी यात्रा कर सकेंगे। ये तो प्रिंसिपल्स की बात है, कोई इसमें पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है, फोकस की बात है। हमें फोकस किस पर ज्यादा करना है उसकी बात की है, बाकी और कोई, बाकी आप लोगों को जो क्रेडिट आदि की जो पॉलिसी है वो एज इट इज है, जो आप लोगों को काम दिया हुआ है वो एज इट इज है, उसको और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, और दोनों कमाने की सोचो। माने अपने आप भी कमाई करो, और थोड़ी तुम यदि अठन्नी कमाते हो तो भाई 10 पैसे रुचि को भी कमाई हो जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ लोग खाली अपनी अपनी कमाई सोचते हैं, बोले आप लोग तो हमारी सेवा के लिए हो ही। भाई तूने 100 करोड़ कमा लिए तो 10 करोड़ रुचि को भी दे दे, इसमें क्या दिक्कत है। आप लोगों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रुचि ने बहुत बड़ा बनाया है, उसके लिए भी अभिनंदन करो। रुचि ने भी आपको बड़ा बनाया, तो आपको भी रुचि को भी बड़ा बनाओ। ये तो परस्परता में चलते हैं सारे काम भाई। और जो है जहां जहां अब अपने को, जो मैं 2-3 बातें बड़ी कह रहा था,
वो आगे और दूसरी बातें भी बताएंगे। तो प्रिंसिपल्स के तौर पर यह है कि पतंजलि एक मूलतः ट्रस्ट है। जो कंपनी भी है वो एक तरह की ट्रस्ट कंपनी है, मानी उसका 100% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग। उसमें कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं लेता है, उसमें कोई सैलरी तक नहीं लेते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी पतंजलि आयुर्वेद में एमडी हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते हैं। कोई जो है शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड नहीं लेते हैं। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ, ना कहीं शेयर होल्डर हूँ, ना एमडी हूँ, ना कोई सैलरी है, ना कोई इंक्रीमेंट है, ना कोई हॉलीडे है। सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक पिछले 40 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। नो सैलरी, नो हॉलीडे, नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट, कुछ नहीं। फिर बोले काम क्यों करते? अब कुछ लोगों को अब दिमाग देखो कितना तेज है। बोले कोई कुछ जब कुछ लेना ही देना नहीं है फिर काम क्यों करना? यही तो खास बात है। कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन सबके जीवन में समृद्धि आए, मेरे देश में खुशहाली आए, इसके लिए काम करते हैं। ये भी तो बड़ा सपना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि मुझे क्या मिलेगा। अरे जब हमने इस देश को एक परिवार माना है, देखो बहुत सी कंपनियां हैं इस देश में, 99 पर करीब 12 लाख कंपनियां हैं। कितनी? जोर से तो बोलो। 12 लाख कंपनियां हैं और सभी कंपनियां इस देश को एक बाजार की तरह डील करती हैं। विदेशी भी और देशी भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। विदेशियों का तो कोई इस देश से कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। अब तुमको मैं आपसे 10 कंपनियों के नाम पूछता हूं, आप बताओ उनका मालिक कौन है और उनका प्रिंसिपल्स क्या है। कोलगेट का मालिक कौन है भाई? बोलो। नेस्ले का मालिक कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन का मालिक कौन है? यूनिलीवर का मालिक कौन है? कोका कोला पेप्सी का मालिक कौन है? ऐसे 10 कंपनियां पूछ लो, आपको कोई किसी का मालिक नहीं मिलेगा। फिर उनके प्रिंसिपल्स और उनका होता क्या है ये आपको क्या पता है? वो उनका काम है कि बस जितने से हो सके ज्यादा से ज्यादा कमाई करो, और कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए देश एक बाजार हो सकता है, लेकिन पतंजलि के लिए देश एक परिवार है। यह हमारा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, यह हमारी सबसे बड़ी यूएसपी भी है। और ठीक है पतंजलि कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन रुचि सोया लिस्टेड कंपनी है। और अभी इसके आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हमें 20% शेयर भी लिक्विडेट करने हैं। और उसमें हम चाहेंगे कि आप खाली रुचि सोया के डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, आप पतंजलि के शेयर होल्डर भी बने। ये आपको अवसर देंगे। और उसका पूरा अभी हम करीब, मेरा सपना है कि करीब 5000 करोड़ की वैल्यू का तो हम पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। कितने का? कुछ लोग सोच रहे ये रुचि का विजन क्या है। स्वामी जी ने इतना बड़ा, ये 22 कंपनियों का इतना बड़ा साम्राज्य ले लिया, 5,500 एकड़ जमीन के ऊपर 35 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी की कंपनी, और जो काफ़ी कई तरह के संघर्षों से गुजरी ये कंपनी ली क्यों? भैया इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें हित बहुत ज़्यादा है, किसानों से लेकर के और आप सब हजारों जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे लेकर के, और एक बहुत बड़ी ताकत इस देश की है, कोई ये साधारण बात नहीं है। तो इसमें 5000 करोड़ का तो आगे जो हमारी योजना है उसमें किसका है? पाम प्लांटेशन का ही है। बाकी इसके अंदर सोलर एनर्जी भी है, जिसके बारे में विंड एनर्जी भी है, जिसके बारे में आप बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट उसमें डीलिंग नहीं है। बाकी इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के, मैंने कहा इस देश को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। और देश का 50 साल पुराना ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड कोई साधारण घटना नहीं होती। ठीक है, जो भी कारण रहे उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, कोई साधारण काम नहीं है। और इस असाधारण कार्य में हमें और बड़े काम करने हैं। मैंने कहा करीब 5000 करोड़ रुपए के वैल्यू का तो हमें पान प्लांटेशन इसी के अंदर करना है। फिर उसके अंदर क्रशिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इसके अंदर जो सारे ऑपरेशंस भी बढ़ेंगे। इसमें जब इतना बड़ा काम होगा तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हजारों को नहीं, किसानों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, पूरी सप्लाई चेन से लेकर के, सेल्स एंड मार्केटिंग से लेकर के, लाखों लोगों को रोजगार रुचि और पतंजलि के माध्यम से मिलेगा। ये बहुत बड़ा विजन है, कोई छोटा काम नहीं है। और इसमें
जो है किसी भी तरह से किसी को भय का तो कोई स्थान ही नहीं है। जब बड़े संकल्प के साथ, बड़े नेक इरादे के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो फिर डरने की क्या बात है। हाँ भाई, अपने मन में कोई खोट नहीं है। देखो दुनिया में आदमी कितना ही बड़ा काम कर सकता है, 3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कभी भी आपको कितना ही बड़ा आंदोलन करना हो, आपको कितनी बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी बनानी हो, कितना ही बड़ा कोई बिजनेस हाउस बनाना हो, कितना ही बड़ा दुनिया में काम करना हो, एक तो कभी भी लॉ को वायलेट मत करना। कानून का उल्लंघन करोगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। पीछे वाली चीजें पीछा, पीछे वाली चीजें पीछा, यदि कुछ गलत कर रखा है तो इतना और जोड़ लो। हमारा एक आदमी कोई खड़ा होकर के बोले ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कि स्वामी रामदेव ने यह अपराध किया है, आज हम यदि सीना तान करके, ताल ठोक करके खड़े हैं तो इसके पीछे कारण है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, लॉ को कभी वायलेट नहीं किया, न तो देश के कानून और संविधान को तोड़ा, न भगवान के विधान को तोड़ा। तो ये बात ध्यान रखो हमेशा, तो आप एकदम बिंदास रहेंगे, कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं तो आदमी फिर जो है हिसाब किताब रखना पड़ा, भाई क्या गड़बड़ कर रखी है, तो भैया अपना तो बही खाता ही नहीं रखते, कोई गलत करना ही नहीं है। बाकी जो बिजनेस, जो अलग अलग प्रकार के जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनका कानून, कायदे कानून है, वो सब अपने ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, आदमी को पूरे विवेक से, पूरी भावना से, पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। 3 शक्ति हमारे पास में, आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी दे रहा हूं। पूरी दुनिया में ये जैसे 5 स्टार होटलों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, उसके अंदर एक होता है मोटिवेशनल स्पीच। क्या होता है? मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल इवेंट्स, उसमें खाली मोटिवेशनल बातें करके लोग चले जाते हैं और पर हेड 10-20 हजार से लेकर के 50-50 हजार लेते हैं। मेरे से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है। और तुमको बिना पैसे दे रहा हूं, मुफ्त में। तो इसको फ्री का मत मानना, इसको बेशकीमती, अमूल्य मानना, अतुल्य मानना। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, आदमी के पास 3 तरह की शक्ति है। इधर कौन सी शक्ति है, आप ही बोलो, इधर कौन सी शक्ति है? विवेक की, ज्ञान की शक्ति। इधर कौन सी शक्ति है? ज्ञान की शक्ति है, पावर ऑफ नॉलेज। इधर कौन सी शक्ति है? दिल में भाव शक्ति, पावर ऑफ इमोशन। इधर ज्ञान शक्ति है, इधर क्या है? भाव शक्ति। और इधर क्या है? कर्म शक्ति। इतनी तो बात समझ में आ ही रही है। तो 3 ही प्रकार की ताकत है हमारी, इसी से सारी ताकत है। चाहे हमारे पास पॉलिटिकल ताकत है, चाहे सोशल ताकत है, चाहे इकोनॉमिक ताकत है, चाहे स्पिरिचुअल ताकत है। इधर क्या है? बोलो, जोर से बोलो, पीछे वालों जोर से बोलो। ज्ञान शक्ति। इधर क्या है? भाव शक्ति। और इधर क्या है? तीनों में कसर मत छोड़ियो, पूरा ज्ञान लगाओ, पूरी भावना से, पूरी इमोशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ काम करो। पूरे विवेक के साथ काम करो, पूरे नॉलेज, इनोवेशन, इन्वेंशन, जो भी रिसर्च, जो भी आपको करना है, मार्केट रिसर्च आपको भी करना है। 2 तरह का रिसर्च होता है, एक तो लेबोरेटरी में रिसर्च होता है। मार्केट रिसर्च तुम ना करो तो मंदी तेजी कैसे खेलोगे? फिर ये भी बहुत बड़ी रिसर्च होती है, इसमें जो मार खा गया वो गया काम से। तो भाई पूरा ज्ञान लगाओ, पूरी भावना के साथ काम करो और मेहनत में कोई कसर छोड़ो नहीं, तो तुम भी बुलंदी के शिखर पर होगे और रुचि सोया भी बुलंदी के शिखर पर होगा, पतंजलि भी बुलंदी के शिखर पर होगा। दुनिया में जीतता कौन है? जिसके पास में पावर ऑफ नॉलेज है, जिसके पास पावर ऑफ इमोशंस है। जिनमें इमोशंस नहीं होते वो कुछ नहीं कर पाते, जो मेहनत नहीं करते वो कुछ नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में जीते वही है, विश्व विजेता वही बने हैं जिन्होंने इन 3 शक्तियों को राइट डायरेक्शन में यूज किया है। यूज कौन करता है? यूज वही करता है जो कहीं ना कहीं या तो बेदिमाग से काम करता है, बावलेपन से काम करता है, जिसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बाउंडिंग नहीं है, जिसके अंदर फेथ नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जिसके अंदर उत्साह नहीं है, जिसमें आशा खत्म हो गई तो मर गया, बचा क्या उसके अंदर? विश्वास ही खत्म हो गया। सारे काम कहते हैं ना भाई पॉजिटिव माइंड से होते हैं, सारे काम जो है फेथ से होते हैं,
और सारे काम करने से होते हैं।